दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों भोकाल सीरीज़ को चलाया जा रहा है और इस सीरीज़ में पूरे कोर्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मतलब वह क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत हम सारणी के क्वेश्चन से करते हैं। सारणी के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको समझते हैं। आइए देखिए दोस्त, इसमें कहा गया है 2 3 4 1 2 5 6 2 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और हमें इसमें 3 और 4 के उपसारणी ज्ञात करने हैं और सहखंडज ज्ञात करने हैं। 3 का सहखंडज, 4 का सहखंडज, 3 का उपसारणिक और 4 का उपसारणिक किस तरह से करते हैं स्टेप समझिएगा दोस्त। यहाँ पर देखिएगा, अभी हमें यहाँ पर 3 का उपसारणिक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 किस रो में उपस्थित है? 3 पहली रो में उपस्थित है तो उसको हम छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम में छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 3 जिस रो में उपस्थित होगा उस रो को छोड़ करके और जिस कॉलम में उपस्थित होगा उसको छोड़ करके जो हमारा बचा यानी 1 और 5 6 और 1 उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। पहला स्टेप क्लियर। अब अच्छे से आप जानते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, यानी 1 की मल्टीप्लाई इसमें माइनस बीच में लगा करके 5 की मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी। 1 - 30 इज इक्वल टू माइनस के 29। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों हमें 4 का उपसारणिक ज्ञात करना है, यानी 4 जिस रो में उपस्थित है उस रो को छोड़ देना है और जिस कॉलम में उपस्थित है उस कॉलम को छोड़ देना है। जो बचा हमारा उसकी इसकी मल्टीप्लाई इसकी इससे माइनस के बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करी यानी 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 6 की 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी माइनस के 12 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 1। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब हमें जब हमने 3 का उपसारणिक और 4 का उपसारणिक ज्ञात कर लिया, अब हमें सहखंडज ज्ञात करना है। किस तरह से करते हैं आइए समझते हैं दोस्तों। जैसे हमें 3 का सहखंडज ज्ञात करना है, ठीक है, अब ये देखना है कि ये 3 जो है वो किस रो में उपस्थित है। यहाँ पर इसका फंडा ये आता है कि 3 जो है हमें 3 का सहखंडज ज्ञात करना है। तो 3 देखना है कि किस कॉलम में उपस्थित है और किस रो में उपस्थित है। तो अगर हम देखें कि 3 जो है वो पहली रो में उपस्थित है और दूसरे कॉलम में उपस्थित है, ये बात सही है या नहीं? अरे सर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल टू 3 का हम सहखंडज ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू माइनस के 1 की पावर रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम। ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर। अब रो कौन सी रो है भाई? पहली रो है, पहली रो में उपस्थित है 3 तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, अब कौन से कॉलम में उपस्थित है? तो दूसरे कॉलम में उपस्थित है तो हमने यहाँ पर यहाँ पर ये 1 है ना, पहली रो में उपस्थित है फर्स्ट लिख दिया। अब किस कॉलम में उपस्थित है? तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में उपस्थित है तो हमने यहाँ पर दूसरा कॉलम लिख दिया, मतलब 2। अब इज इक्वल टू -1 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अब -1 की पावर 3, क्योंकि ये जो 3 है ये हमारी विषम है तो हमारा 1 की पावर चाहे कितनी भी कर लो 1 ही आता है, तो इस 3 की वजह से ये -1 ही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 का जो सहखंडज होगा वो -1 होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है 4 का सहखंडज। किस तरह से? वही इसमें फॉर्मूला लगेगा, यानी -1 की पावर। अब 4 किस रो में उपस्थित है और किस कॉलम में उपस्थित है? तो 4 हमारी पहली रो में उपस्थित है और तीसरे कॉलम में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाई रो प्लस कॉलम, पहली रो में उपस्थित है, ठीक है, और तीसरे कॉलम में उपस्थित है तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू -1 की पावर 4 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों -1 की पावर 4 तो इसका मतलब होता है 1 की पावर 4 और किसी 1 की पावर कितनी भी कर लो इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 का सहखंडज तो हमारा -1 और 4 का सहखंडज हमारा 1 आ चुका है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको नहीं देखना है। -1 की पावर रो प्लस कॉलम। ठीक है, यानी वो जो 3 है हमारा वो किस रो में उपस्थित है और किस कॉलम में उपस्थित है, ये 2 बातें हमें याद रखनी है सहखंडज में। और
उपसारणिक में तो हमें सिंपलीफाई मतलब मान ले 4 है, ठीक है, 4 जिस कॉलम में उपस्थित है और जिस रो में उपस्थित है उसको छोड़ करके जो हमारा बचेगा उसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो आइए दोस्तों फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। किस तरह करते हैं? अभी दोस्तों अगर हमने 0 को बाहर रखा, हम सारणी का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हम 0 को बाहर रखेंगे, ठीक है, और इस वाली को छोड़ करके रो को और इसको छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो हमने 0 को बाहर रखा, इस 3 की मल्टीप्लाई 5 से तो 15 और माइनस बीच में लगा करके 0 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आ जाएगा। जब हम इस 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। उसको हमने अगले स्टेप में ख़त्म किया है। तो अब यहाँ पर -2 रखेंगे। -2 क्यों रखेंगे? पहले हम प्लस लेते हैं, बाद में माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर +0 लिया था, अब -2 लेंगे, यानी -2 बाहर रखेंगे और 2 जिस रो में उपस्थित है और जिस कॉलम में उपस्थित है उसको छोड़ करके जो हमारा बचेगा उसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेंगे। यानी इस वाली रो को इस कॉलम को छोड़ करके 1 की मल्टीप्लाई 5 में तो हमारा 5 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो माइनस के 0 आ जाएगा, ठीक है। -2 5 -0 राइट। अब +7 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो हम इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और माइनस बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 6 यानी -6 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस के 52 आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए हमसे पूछा गया है। हम दोस्तों इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 29 को बाहर लिखेंगे और इसको छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी IQ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। किस तरह करते हैं आइए समझते हैं कि अगर हम C1 में से, यानी ये हमारा कॉलम है, C1 में से अगर हम C2 को माइनस कर दें और C2 को C3 में से माइनस कर दें और C3 को C1 में से माइनस कर दें, तो ये वाला डिजिट जो है हमारे 29, 26, 22, 25, 31, 27, 63, 54, 46 ये हमारे छोटे छोटे हो जाएंगे। किस तरह होंगे? आइए जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम अभी फ़िलहाल C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो C1 माइनस C2 और C2 में भी हमें साथ साथ लगाना है, तो C2 माइनस C3 में हमें ऑपरेशन लगाना है, तो C3 माइनस C1। ऑपरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर C1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें C1 में ही चेंजिंग करनी है। C2 लिखा हुआ है तो C2 में ही चेंजिंग करनी है। C3 लिखा हुआ है तो C3 में ही चेंजिंग करनी है। जिस तरह से आप देखिएगा दोस्त यहाँ पर के अभी हम C1 में से -C2 कर रहे हैं, तो 29 माइनस 26 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब C2 में चेंजिंग करेंगे हम, यानी जब हम C2 में से -C3 करेंगे, 26 में से 22 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 4। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों C3, जब हम C3 में से C1 को माइनस करते हैं, मतलब इस वाले C3 में से मतलब 22 को हम माइनस करते हैं 29 में, यानी 22 माइनस 29 तो -7 बचेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, सारे स्टेप आपको समझ आ रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये करना है, 25 में से 31 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। 31 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2। इसी प्रकार 263 में से हमने 54 को माइनस किया तो 9 बचा, और 54 में से 46 को माइनस किया तो 8 बचा, और 46 को 63 में से माइनस किया तो -17 बचा। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये दायरे में आ गया, सिमट करके आ गया। बस ये वाला स्टेप, ये वाले यहाँ पर IQ का इस्तेमाल करते हुए ये सारे डिजिट छोटे हो चुके हैं। अगर हम इसको बाहर रखें और इसकी मल्टीप्लाई इसको छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई से करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम और छोटा कर लें तो ये और छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर C3 में चेंजिंग करते हैं, C3 माइनस C1 करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर C3 में से, यानी इस वाले कॉलम में से हमने इस वाले कॉलम को माइनस किया, ठीक है, यानी -7 और -3 करेंगे। भाई 3 -6 और 6 तो ऐसे ही रहेगा, 4 4 4 ऐसे ही रहेगा। अभी हम C3 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमारा 3 4 -7 -6 4 2 6 4 -10 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें प्रथम रो के सापेक्ष में प्रसार करने पर, अब हम इस रो के सापेक्ष में प्रसार करेंगे तो हमारा 3 बाहर रखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 3 हमारा बाहर रखा जाएगा इस कॉलम को छोड़ करके, और इस रो को छोड़ करके जो हमारा बचेगा, यानी 3 हमने बाहर रख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और माइनस बीच में लगा करके इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, -40 -8। ठीक है, अब दोस्तों पहले हमने प्लस में लिया था, अब हम माइनस में लेंगे तो -4। अब इस रो को छोड़ करके, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ करके 6 की मल्टीप्लाई 10 से, यानी जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो 6 × 60 मतलब 60 आ जाएगा प्लस का। जब माइनस बीच में लगा करके 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 6 दूनी 12, यानी माइनस के 12 आ जाएगा। अब माइनस के 7 बाहर रखेंगे क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही रखना पड़ेगा, -7। अब यहाँ पर 24 इस रो को छोड़ करके और इस कॉलम को छोड़ करके, 6 × 24, जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो -24 आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, माइनस बीच में लगाया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो माइनस के 24 आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए आपका दोस्तों। अब 3 माइनस के 48 माइनस के 4 48 -7 माइनस के 48, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस के 336 प्लस के 326 आ जाएगा। नहीं, ये 3 है, 3 है। ठीक है, ये 3 है, मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लेंगे। इस 336 से और 336 हमारा कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि 1 1 1 ABC A² B² C² इज इक्वल टू A - B B - C C - A, ये हमें प्रूव करना है। किस तरह करते हैं, यहाँ पर हम IQ का इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए R2, हम इसमें R2 में चेंजिंग करेंगे, मतलब इस वाली रो में हम चेंजिंग करेंगे। अगर हम इस वाली रो में से इस वाली रो को माइनस कर दें, ठीक है, और इस वाली रो में से इस वाली रो को माइनस कर दें, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए हमने, यहाँ देखिए दोस्त, जब हम इसमें से, भाई हम R2 में चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, मतलब हमने R1 को ऐसे ही लिख दिया, राइट। R2 में कर रहे हैं, मतलब 1 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हम B में से माइनस कर देंगे A को तो B - A आ जाएगा। ठीक है, जब हम B² में से A² को माइनस करेंगे तो B² - A² आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमने R3 में ऑपरेशंस लगाया, तो 1 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। जब हम C में से माइनस करेंगे A को तो हमारा C - A हो जाएगा। जब हमारा C² में से हम A² को माइनस करेंगे तो C² - के A² हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए आपको, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हम यहाँ तक पहुँचे तो सिंपलीफाई हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। भाई B² - A², इसका मतलब क्या है, B प्लस है B माइनस है, तो B माइनस है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब C प्लस है C प्लस है और C माइनस है, तो C माइनस है यहाँ पर भी है और C माइनस है यहाँ पर भी है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो C - A और B माइनस है, यहाँ से कॉमन आ गया 1 0 0, क्योंकि ये तो कॉमन निकल चुका है, 1 आ गया, ये वाला कॉमन निकल चुका तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, अब हमने R1 में कोई चेंजिंग नहीं करी, तो हमारी R1 ऐसी ही चलती रहेगी, मतलब A² हमारा ऐसी ही आ जाएगा और A और 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से हमने B- कॉमन लिया, B - A। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है भाई। यहाँ से जब हम B - A कॉमन लेंगे तो B + A बचेगा, तो यहाँ पर B + A है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर C² - A², तो C + A C - A कॉमन आ गया, तो यहाँ पर भी C + A बचेगा हमारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जब हमने कॉमन ले लिया इसका, बस हमें इसका प्रसार कर देना है। ठीक है, इस 1 को हम बाहर रखेंगे, इस रो को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो C - A माइनस के B - A। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने -A को बाहर रखा, ये वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 आ जाएगा पूरा। ठीक है, अब +A² जब हम बाहर रखेंगे तो इस कॉलम को छोड़ करके, इस रो को छोड़ करके, 0 की मल्टीप्लाई 0 से,
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो बचा वो डेल्टा इज इक्वल टू सी माइनस ए, सी माइनस ए ये रहा, बी माइनस ए, बी माइनस ए ये रहा। ठीक है, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे यानी सी माइनस के ए माइनस के बी प्लस के ए, ये तो हमारा 0 हो जाएगा पूरा भाई। इस ए से ये ए कैंसिल, क्या बचा, सी माइनस बी बचा, जैसे कि आप देख रहे हैं सी माइनस बी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए आ चुका है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हो मेरे तो बिल्कुल कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बार बार लेकर आता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत स्मार्ट सा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें सिद्ध करना है कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी हमें सॉल्व करना है, और इसमें क्वेश्चन देखना है किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देखिएगा दोस्त, अगर हम इसमें से R2 में से R3 को माइनस करते हैं, R2 में से अगर हम R3 को माइनस कर दें और R3 में से R1 को माइनस कर दें, तो हमारा कुछ इस प्रकार बनकर क्या आएगा, जैसे कि अभी हमने इससे पहले जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, 1a ए स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर हमने लिख लिया ऐसी। ठीक है, उतार लिया, इज इक्वल टू R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 माइनस R3, तो R2 क्या है हमारा यहाँ पर, R2 हमारा यहाँ पर 1 है, तो 1 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पर इस 1 को माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो b माइनस सी आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब हम बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, जब हम इस वाले 1 में से इस वाले 1 को माइनस करते हैं, मतलब R3 माइनस R1 तो 0 आ जाएगा। जब हम C माइनस ए में से माइनस ए करते हैं तो हमारा C माइनस ए आ जाएगा, सॉरी यहाँ इस वाले C में से इस वाले ए को माइनस करते हैं तो C माइनस ए आ जाएगा, राइट। क्या कह रहा हूँ मैं, इस वाले C में से जब हम ए को माइनस करते हैं तो C माइनस ए आ जाएगा ना, ये रहा, हाँ बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर अपनी ही जगह, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम R2 में से हम ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर को, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि हम R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। इसी प्रकार दोस्तों हम R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब R2 में से कॉमन ले लेंगे हम b माइनस सी, जैसे ही हम इस वाली सारणी में से R2 में से कॉमन निकालते हैं b माइनस सी, तो b प्लस ए बी माइनस ए यहाँ पर बचेगा हमारा। इसी प्रकार दोस्तों हम c माइनस ए यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो c प्लस ए सी माइनस ए, मतलब c प्लस ए यहाँ पर बचा और b प्लस ए यहाँ पर बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, तो b माइनस सी और c माइनस ए हमने कॉमन निकाल लिया, 1 0 0 ए यहाँ पर 1 बचा क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया b माइनस सी माइनस ए और b माइनस सी। ठीक है, यहाँ भी 1 बचा, तो b प्लस ए सी प्लस हमारा बचा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बस इसका प्रसार कर देंगे, मतलब अगर हम इस 1 को बाहर रखें और इस रो को और इस कॉलम को छोड़े, इसकी मल्टीप्लाई से करें तो हमारा इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसको ब्रैकेट खोले तो c से हमारा c कैंसिल, a माइनस बी मतलब b माइनस सी और c माइनस ए मतलब a माइनस बी, ये प्रूव हो जाएगा हमारा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बस दोस्तों आपको स्टेप समझने हैं और कुछ नहीं, स्टेप अगर आपके याद रहते हैं, समझते हैं आप, तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम में कवर कर जाएंगे सारे क्वेश्चन। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सारणी का आप कवर कर जाएंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि x इज इक्वल टू 2 निम्नलिखित सभी समीकरण का एक मूल है। ठीक है, यानी इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 2 रख देना है। तो हमने यहाँ पर x की जगह 2 रख दिया, -6 -1 2 -3 और x की जगह 2 रखेंगे हम, तो 2 × 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा हमारा, ये रहा -6। ठीक है, और x -3 x की जगह 2 रखेंगे -3, तो x यानी 2 -3 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -3 यहाँ हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 आ गया। यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 है हमारा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।
अब दोस्तों हमें यहाँ पर गौर ये करना है कि ये वाली रो और ये वाली रो क्या सेम नहीं हो रही। तो हम अब स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि जिस समीकरण की अब हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि जिस समीकरण की दो रो या दो कॉलम समान हो जाते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। आइए दोस्तों, अब तो इस वीडियो को यहीं एंड करना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ आए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।